जय भीम साथियों, क्या यूपी में दलित होना अपराध हो गया है? ये वो सवाल है जो हाथरस गैंगरेप और उसकी सामूहिक हत्या, हम उसको सामूहिक हत्या कह रहे हैं क्योंकि सिस्टम ने और सरकार ने और तमाम चीजों ने मिलकर उस बच्ची को पहले मार दिया और फिर उसको जला दिया। उसके बाद बलरामपुर में फिर से एक दलित युवती के साथ में दरिंदगी हुई है। उसके साथ ऐसे ऐसे सूचनाएं आ रही हैं कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया और रात में ही पुलिस ने उसको जबरन जो है अंतिम संस्कार भी उसका करा दिया गया। और आप इन सब के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते, आप सड़कों पे नहीं आ सकते, आप सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकते, आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको पकड़ के जेल में ले जाते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं तो आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं। तो एक अलग सा ही माहौल बना दिया गया है, खासकर बहुजन कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए, कि आप कुछ विरोध ना करें। तो इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि क्या यूपी में दलित होना अपराध हो गया है? जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और मेरे साथ है मीना कोटवाल और आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत स्वागत है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें डॉक्टर कौशल पवार हैं जो कि डीयू में संस्कृत की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुजन समाज के लिए लगातार अलग अलग मुद्दों पर काम करती रहती हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो कि डीयू में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जनवादी आंदोलनों के लिए, बहुजनवादी आंदोलनों के लिए दिल्ली और आसपास के इलाके में एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। तो इनके अलावा हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक अनिल चमड़िया भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर कौशल पवार से पूछना चाहूंगा, मैम, ये इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या ये कहना सही होगा कि यूपी में दलित और बहुजन होना एक अपराध हो गया है? बिल्कुल सुमित जी, सबसे पहले मैं सुद्रा राय जी को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इसी इतने सेंसिटिव इशू पे इस पर बात करने के लिए पैनल डिस्कशन बुलाया। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि यूपी में जिस तरीके से दलितों के ऊपर आए दिन नए तरह का मतलब गैंगरेप, हत्या, क्रूरतम से क्रूरतम की श्रेणी में जो आता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सच बताऊं तो एज बीइंग ए वुमन, बाहर आना जाना हम लोगों का एक रैंडमली जो रहता है, बिल्कुल मतलब अंदर से कांप गई हूँ। मतलब अब ये डर लगता है कि आज मनीषा की बारी हुई आई है, कल रात की सूचना आपने खुद बताई है, अभी बलरामपुर में यही केस हुआ है, उसके बाद राजस्थान का भी यही हुआ है। तो अब तो डर लगता है कि अगला नंबर किसका, फिर आपका या मेरा, ये तय करना मुश्किल होता जा रहा है। और जिस तरीके से दहशत गर्दी, ना केवल रेप केस बल्कि उसको इस तरीके से बना दिया जा रहा है कि महिलाएं घर के अंदर रहें, बाहर झांके नहीं। अगर वो झांकेंगी तो रेप तो होगा ही होगा, वो तो सामान्य बात है उनके लिए, संस्कृति ही रेपिस्ट है पूरी की पूरी। लेकिन इसके बाद, रेप करने के बाद जो मर्डर का जो एक कंसेप्ट, एक नया डिस्कोर्स जो यूपी के क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है, वो एक अलग तरह का है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से कमर तोड़ देना, हड्डियां तोड़ देना, जीभ काट देना और फिर रातों रात उसको, ताकि वो जन आंदोलन का रूप ना ले पाए या राष्ट्रीय मुद्दा ना बन पाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ना बन पाए, उनको रातों रात जला देना, तो ये एक तरह से एक क्रूरतम की श्रेणी में आ रहा है, जिससे यूपी में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण यादव जी, आप से मैं जानना चाहता हूं कि कल जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, यूपी में तो हम इस तरह के खबरें देख ही रहे हैं कि आप जैसे ही सड़क पे जाते हैं आपको पकड़ के वो पुलिस ले जाती है, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों या जो दूसरे प्रदर्शनकारी हों, सबको डिटेन कर दिया, नजरबंद कर दिया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस कैंपस में आप 10 साल से पढ़ा रहे हैं, रहते हैं, वहां पे आप एक कैंडल लाइट मार्च करना चाह रहे थे, वहां पर भी नहीं करने दिया गया। तो ये एक आपातकाल की स्थिति है जो अघोषित आपातकाल है। बिल्कुल। सबसे पहले दशोद्रा को बहुत सारी धन्यवाद कि आपने इस जरूरी विषय पर बातचीत करने का पहलकदमी की है। और जिस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया कही जाने वाली मनो स्ट्रीम मीडिया कुछ ऐसे मुद्दों पे मशगूल है जो जनता के सरोकारी मुद्दे नहीं है, उस वक्त हमारे लिए मेन स्ट्रीम मीडिया, दशोद्रा जैसे चैनल ही हैं जो मुखर होकर के उन सवालों को उठा रहे हैं जो असल में इस देश के सवाल हैं। बिल्कुल ठीक आपने याद दिलाया कि कल जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बात की अपनी नैतिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कि हम प्रोफेसर्स हैं,
हम रिसर्चर्स हैं और समाज को समझना हमारी जिम्मेदारी है। इन विश्वविद्यालयों के होने का अर्थ यह है कि हम समाज को समझें, जाने, और जैसा समाज होना चाहिए उस दिशा में अगर वह समाज नहीं जाता है तो उसके लिए भी सड़क पर खड़े होकर के समाज को दिशा दिखानी। यानी हमारे लिए कक्षाएं केवल इमारत के भीतर नहीं, हमारे लिए कक्षाएं सड़कों पर भी होती है। इसलिए जब हम हिंदी पढ़ाते हैं हम, और हमारे विषय में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है अस्मिता मूलक विमर्श, सामाजिक समस्याएं, उन पर लिखे हुए टेक्स्ट हम पढ़ाते हैं। हम ये पढ़ाते हैं कि महिला होना इस समाज में कितना दर्दनाक है, जिसको अभी कौशल जी बयां कर रही थी। जो उनके लफ्ज में एक बात अहम थी कि जो उन्हें डर लगता है। कल्पना करता हूं कि जब मैं रात भर सो नहीं पाया तो वो महिलाएं किस कदर डरी सहमी होंगी, ये सोचा जा सकता है। और इस डर को, इस इतिहास को, इस डर के इतिहास को, इस डर के मनोविज्ञान को, महिला होने के चलते जो डर है उसे, महिलाओं में भी अगर आप दलित, वंचित, शोषित तबके की हैं, पिछड़े तबके की हैं, तो जो डर का कई गुना बढ़ जाना है, यह हम किताबों में पढ़ाते हैं। लेकिन जब हमारी आंखों के सामने समाज अपने नैतिक जिम्मेदारी को पीछे करके एक महिला को, एक बेटी को बचा नहीं पाता है, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। और जब हम सड़कों पर आते हैं तो ये पुलिस प्रशासन हमसे ये सवाल करता है, नया एसएचओ एक आया है जो ये सवाल करता है कि विश्वविद्यालय से इस प्रदर्शन का क्या ताल्लुक। मैंने उससे तब भी कहा, अगर आपको ढंग से एक विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता तो शायद आप ये सवाल नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम आगे बढ़कर आए और अपने समाज को रोके, समझाएं कि ऐसा न होने पाए। अगली बार कोई इसकी लड़की इतनी क्रूरतम, बर्बर, जघन्य अपराध की शिकार न हो। लेकिन पुलिस प्रशासन सीधे तौर पे लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आमादा है। हमारी जुबान सिल दी जा रही है, उस बच्ची की, उस बेटी की जुबान काट दी गई। हम बोलना चाहते तो हमारी जुबान सिलने की कोशिश की जा रही है। धारा 144 लगा करके, अघोषित आपातकाल लगा करके। इंदिरा गांधी को कुछ दिन बाद इस देश की सियासत यह कहेगी कि आप सियासी तौर पर नादान थी जो घोषित आपातकाल लगाई है। पिछले 6 वर्षों से इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है और खुलेआम इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह घोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। हम इसका विरोध करते हैं और हमें आप जेल में डालो तब भी हम अपनी जुबान को खामोश होने नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। सर, इसी से जुड़ा मेरे पास अगला सवाल है आपसे कि निर्भया कांड हमने देखा था, उस टाइम पे जो थे पूरे देश के लोग हैं सड़कों पे उतर आए थे, और अभी जो है मनीषा के साथ हुआ और अभी बलरामपुर में भी हुआ वही हादसा। लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, सड़कों पे नहीं उतर पा रहे, तो क्या कारण है? मतलब उस टाइम उतर गए थे, इस टाइम नहीं उतर पा रहे, क्या है? और आपने तो पूरा मामला देखा है, खुद आप इस कल ही आए हैं, सड़कों पे उतरे हुए थे, तो क्या कारण है इस बीच में? हम समझना चाहते हैं इस चीज को। देखिए, कारण बहुत साफ है कि हमारा समाज अभी भी घोर जातिवादी है, हमारा समाज अभी भी घोर महिला विरोधी है, हमारा समाज अभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं अब्जॉर्ब कर पाया, जहन में उतार पाया। वो सामंती भी है। इन्हीं सामंतवादी, जातिवादी, पितृसत्ता की सामाजिक संरचना का इस्तेमाल करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल उसी का इस्तेमाल करते हैं। हम एक बौद्धिक तबके के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे साथ पैनलिस्ट प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं। हम सारे लोग कभी चुनाव नहीं लड़े। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को जाकर के उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर सियासत नाकाम हो रही है तो आप बतौर समाज को अपनी जिम्मेदारी निभाइए। यही हमारी बौद्धिक जिम्मेदारी है। तो वह जो समाज में खाई है ना, जिसको सियासत ने अब तक इस्तेमाल किया है, इसके चलते लोग आपस में बटे हुए हैं। कहां गए वो हिंदू कहने वाले संगठन जो इन सारे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हिंदू कहते थे? और हिंदुओं एकजुट हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, राम मंदिर बनाने की लड़ाई करना है, दंगा करना मुसलमानों के खिलाफ। कोई वाल्मीकि समाज की इस बेटी के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि समाज को बांट दिया गया।
हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने कोशिश की, फूले अम्बेडकर पेरियार ने कोशिश की, लगातार लिख करके सड़कों पर लड़ करके कुर्बानियां दे करके समझाने की कोशिश की है। हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी है कि हम भी वही बात समझाएं, कोशिश कर रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि सड़कों पर भी आएगा। कौशल जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। हम जो हमारे दर्शक हैं उनमें से चंदा यादव पूछ रही हैं कि महिला सांसद इस टाइम पे कहाँ गायब हैं, विधायक बेटियों के सवाल पर चुप क्यों हैं? जब कोई विशेषकर दलित और पिछड़े तबके की महिला जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल उठाता है तो अघोषित इमरजेंसी पुलिस ने लगा दी है। तो ये कहाँ गायब है जो हमारी सांसद हैं, एमएलए हैं, महिलाएं हैं और तमाम मुद्दों पे बोलती है, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा मामला आता है, दलित से जुड़ा हुआ मामला आता है, बहुजन से जुड़ा हुआ मामला आता है, वो लोग सब चुप्पी साध लेते हैं। मैं मीना जी आपकी इस बात से पहले लक्ष्मण जी ने जो पहले सवाल का जवाब दिया था उसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। लक्ष्मण की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी कारण, जिस कारण की हम वोटर में बात करते हैं, उस कारण पे मैं जाना चाह रही हूँ। मेरे पास अभी जस्ट जैसे ही सूचना मिली है, रात मेरे पास मैसेज आया था एक, क्योंकि हम लगातार न केवल पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स पढ़ाने वाले लोग हैं, बल्कि समाज में जब जब इस तरीके की कोई घटना होती है, जिस तरीके का अत्याचार होता है, तो हम अम्बेडकरिज्म को लेकर चलने वाले लोग भी हैं जो मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो मेरे पास लगातार रात से एक लेटर घूम रहा है, कारण पे मैं आपके आना चाह रही हूँ, दूसरी बात जवाब दूंगी। ये ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल, इनका एक लेटर घूम रहा है कल से लगातार घूम रहा है, और ये तब से ज्यादा घूम रहा है जब से मेन स्ट्रीम के मीडिया ने इसके ऊपर बात करनी शुरू की है। उससे पहले तो हम लोग सारे सोए हुए थे। ये घटना तो 14 तारीख की थी। अगर बलरामपुर वाली घटना तो क्योंकि कल हुई है, मैं हाथरस वाली घटना की बात कर रही हूँ। 14 तारीख से लेकर और 28 तारीख तक हम लोग खुद भी सोए हुए थे। यानी कि दलित बहुजन समाज, जो हमारी बहन और बेटी मेडिकल में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही थी, तब हम लोग भी सोए हुए थे। मैं कहना सीधा ही ये चाह रही हूँ कि मैं खुद, जिसमें मैं शामिल हूँ, मैं अपने आप को कोट कर रही हूँ बीच में, कि मुझे भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि जब उसको बचा जा सकता था बचाया। अगर यही मोमेंट सोशल मीडिया पे तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने, तमाम एकेडमिशियन ने इस सवाल को तब उठाया होता और उसको बेहतर इलाज मिलता, तो वो जिंदा रह सकती थी, बचाया जा सकता था। लेकिन हम भी सोए हुए थे। हमें भी आज फुर्सत मिली है आपके चैनल पे बैठ के इसके ऊपर बात करें, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है। नंबर 2 ये कारण है। नंबर 2, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, सॉरी मैं आपका टाइम ज्यादा ले रही हूँ। नंबर 2, ये लेटर जो घूम रहा है, इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें। जो सरकार ने, जो मेरे लिए, मतलब जब सरकार से हमारी बातचीत हुई है, उस सरकार ने जो हमारे लिए करने का प्रावधान रखा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से, संगठनों से अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे पर चर्चा ना की जाए। ये दूसरा कारण मैं आपको गिना रही हूँ। एक कारण मैंने पहले बता दिया था, दलित बहुजन समाज सोया हुआ है। वो जागता ही तब है जब रोहित वेमुला सामने आ जाता है, डेथ हो जाती है। वो जागता ही तब है जब हॉस्पिटल में हमारे बच्चियां मार दी जाती हैं। हमारे एम्स में डॉक्टर्स जो झेलते हैं कास्ट प्रैक्टिस जिस तरीके से उनके ऊपर की जाती है, हम उनकी आवाज नहीं बनते। हम आवाज तब बनते हैं जब वो जा चुके होते हैं। दूसरा कारण इस तरीके का दबाव, हो सकता है ये सही हो, ये फादर का है, लड़की के पिता का ये बयान है, ऊपर प्रिंट में लेटर है और नीचे हाथ से सिग्नेचर है, और न केवल एक के हैं बल्कि 5 लोगों के इसके ऊपर सिग्नेचर है, जो ये साफ साफ कर रहे हैं कि आपको इसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा कारण है। क्यों? क्योंकि सरकार ने दबाव के चलते, बिहार में चुनाव है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू हो चुकी है। सब इसको जिस तरीके से रेसिज्म को, जो रेस के कारण यूएसए में हुआ था, अब इंडिया में हो रहा है, कास्ट और रेस दोनों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। तो इसलिए सरकार ने आलन फालन में 2-3 बजे दाह संस्कार कर दिया। उसके परिवार वाले तड़पते रहे, उसकी माँ जिस कोंख से बच्ची ने जन्म दिया। मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रही, ये अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है चेहरा, अदरवाइज पूरी रात मेरी बच्ची की तरफ मैं देखती रही। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी बच्ची के ऊपर पैदा करने पर गर्व नहीं,
बल्कि वो डर, वो चिंता, जिस समाज को हम बना रहे हैं, जो समाज बन रहा है, जिस तरीके का समाज बन रहा है, ऐसे समाज में बच्चियां रहेंगी कैसे सुरक्षित? आप उसको, उनको कितनी देर तक आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे? कल को बच्चा स्कूल में भी जाएगा, बच्चा बाहर भी जा सकता है, अपने दोस्तों के साथ भी जा सकता है। आज मनीषा के साथ हुआ, और रात स्कूल में जाने वाली बच्ची के साथ जो 11 लोगों ने रेप किया और मार दिया, उसके बाद उसके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, बच्चियों के साथ भी हो सकता है। तो वो माएं जो 9 महीने बच्ची को पेट में सुरक्षित रखती हैं, आंच नहीं आने देती है अपने गर्भ में बच्चे को, वो वही माँ तड़पती रह जाती है अंदर। देखने के लिए वो देख भी नहीं पाती, देखने नहीं दिया जाता, पूरी तरह से व्यवहार किया जाता। पुलिस का चेहरा हंसता हुआ नजर आ रहा है, वो हंस रहा है हमारे हम जो लोग नपुंसक बन चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा जिंदा होकर आने वाले नहीं है, उनका टाइम जा चुका है। उन्होंने अपने समय का संघर्ष किया है और पुरजोर तरीके से करके हमें इस लायक बनाया है कि हम अच्छे कपड़े पहन के आज इस तरीके से बातचीत करने लायक बने। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, एकेडमिशियन में, तमाम तरह के फील्ड में हमारी भागीदारी जो सुनिश्चित हुई, वो फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बदौलत है। वो आंदोलन जिसने हमें जिंदा रहना सिखाया था, जीना कैसे है तरीका सिखाया था, हमारी अस्मिता को हम कैसे सुरक्षित रख पाए। हम एक मनुष्य हैं, नागरिक होने के नाते हमारे अपने अधिकार हैं। और तमाम संघर्ष के बाद जब हम आज यहाँ 21वें सदी में पहुंचे हैं, अब ये हालत है हमारी कि हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे। हमें मूंछों पे ताव तेल लगाकर जीने का अधिकार नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए अगर दलितों के साथ एक दिन के अंदर दूसरी घटना हो जाती है तो। क्यों? क्योंकि आपने निर्भया के केस की तरह पूरे भारत को बंद नहीं किया। आज मैं बिल्कुल मतलब जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे और अफसोस मनाते हुए ये कर रही हूँ कि आज 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम सफाई कर्मचारियों ने और तमाम लोगों ने यह आह्वान किया था कि 1 से लेकर 8 तक बंद करेंगे। कितना बंद हुआ? आप बताइए मुझे, कैसे नहीं होगी दूसरी घटना? बिल्कुल होगी अगर यही चलती रही। और ये तमाचा है हमारे उन पूरे अम्बेडकरी आंदोलन के ऊपर, जो ये छोटी छोटी, मतलब शर्म आनी चाहिए कि हाथरस का खुद का बीजेपी का सांसद जो उसी समाज से भी आता है वो चुप है। उसकी बेटी, खुद की बेटी उसकी जो आयोग में बैठी हुई है, वो चुप्पी साधे हुई है। क्यों? क्योंकि टुकड़े डाले हुए हैं और ये टुकड़े उनको इतना नीचे गिरा के रखे हुए हैं कि मजाल नहीं होती उनकी बेटी की, बहन की, उनके समाज की आंखों के सामने इस तरीके से न केवल फिजिकल हिंसा की जाती है बल्कि उसको ब्रूटल मारने के कगार तक पहुंचा के जिंदा छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद ये सोशल मीडिया के लोग ये कहते हैं कि ऑनर किलिंग का मामला है, और ये कहते हैं कि एक लड़के ने किया 376 की धारा इस पे लगा दो। ये कहा गया कि ये केवल SC/ST एट्रोसिटी का मामला है। तो किन किन सवालों के जवाब, क्या क्या हमें जवाब मिलेगा? कौशल जी, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। जिस लेटर का आप जिक्र यहाँ पे कर रही हैं कि मनीषा के पिता जो हैं उन्होंने सरकार से मिलकर ये कहा है कि अब हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी अभी जो है पुख्ता नहीं हो पाया। मैंने कहा है, इसीलिए मैंने मीना जी, आप मेरी बात शायद बीच में स्किप कर गई हैं। मैंने इसलिए कहा है कि ये लेटर भी एक रीजन है ताकि मूवमेंट बंद हो जाए। मैं जानती हूँ ये फेक हो सकता है, क्योंकि रात ही जब हम आज तक पे उसके पिता के बयान को सुन रहे थे, उसके पिता ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरी अनुमति के साथ दाह संस्कार किया गया है। उसका भाई जो रो रो के बेहोश हो रहा था बार बार, जो मजबूरन जो मेन स्ट्रीम के मीडिया को भी चलाना पड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये इश्यूज आया है, उसको देखकर उसका फादर, उसका भाई ये बिल्कुल साफ साफ चीख चीख चिल्ला रहे थे वो। और आप ये कह रहे हैं लेटर का हवाला देके, क्यों? क्योंकि आप मूवमेंट को मूवमेंट की तरह ना देख पाए। एक डर जो लड़कियों के मन में तो बैठा ही दिया गया है, साथ ही साथ दलित बहुजन आंदोलन के लोग जो इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर न केवल सोशल मीडिया, तमाम तरह के पूरे देश प्रदेश में चैनल्स के माध्यम से आंदोलनरत है, उसको कुंद करने की साजिश है। बिल्कुल कौशल जी, हो सकता है सही भी हो। मैं तो एक चीज और बढ़ के कह रही हूँ, मैं माफी मांगते हुए सुद्रा राइजिंग के चैनल पे माफी मांगते हुए तमाम ऑडियंस से मैं ये कहूंगी कि हो सकता है कि लेटर सही भी हो, इसलिए क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर पिता, अगर भाई ये इसको बाध्य कर दिया जाए कि तुम ये बयान दो, तो हमें हैरानी नहीं होगी। क्योंकि रात जब मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है, माननीय मुख्यमंत्री यूपी के, उनका जवाब सुन रही थी और ADM का भी जवाब सुन रही थी कि लास्ट
सड़ जाएगी, इसलिए हमने उसको रात को जला दिया पेट्रोल छिड़क के। यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि ये लेटर सही हो, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है। आप देखिए ना, मेरे जैसा एकेडमिक जो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर रात से सुरक्षा का माहौल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोच के देखिए ना, इस तरीके का हमारी बहन बेटियों के ऊपर अगर यूं होता है तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लेटर सही नहीं होगा? हो सकता है हो, दबाव इतना है। बिल्कुल हम आपके पास दोबारा आएंगे कौशल जी, और अभी हमारे साथ जो है अनिल जी जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और विश्लेषक भी हैं। तो मीडिया पर मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगी कि मीडिया ने इतनी देर क्यों लगा दी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है? क्या मनीषा के मरने का इंतजार कर रहा था? क्या जो बलरामपुर में हुआ, ऐसे जो लाखों हजारों लोग हैं जो इनके मरने का इंतजार करता है, मीडिया फिर आता है? और या फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया की मजबूरी बन गई है ये ऐसे मुद्दों को उठाना? मीना, पहली बात तो कि मैं माफी चाहूंगा, मैं काफी कोशिश कर रहा था जुड़ने की और मैं जुड़ नहीं पा रहा था तकनीकी कारणों से। पहली बात तो ये कि केवल मीडिया की भूमिका पर हम अपनी कोई टिप्पणी करें उससे पहले मैं बहुत ही दुख के साथ और सभी से माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात ये है कि एक रस्म अदायगी हम लोग कर रहे हैं अभी एक घटना पर। मैं पिछले कई घटनाओं से ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से घटनाएं होती हैं, घटनाएं करने वाले, घटनाओं पर कार्रवाई न करने वाले, घटनाओं को प्रकाश में न लाने वाले, इसका जिस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पूरा ढांचा बना हुआ है और लगातार वो सक्रिय है, ठीक उसी तरह से एक नया ढांचा जुड़ गया है, वो है इसके विरोध करने का। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं और अपने आप से भी पूछ रहा हूं कि हम लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं होने के बाद क्या हमारी बातचीत करने के तरीके में, सोचने के तरीके में क्या कोई अंतर आया है? हम बार बार वही बात करते हैं कि देखिए पुलिस ने इतनी देर से कार्रवाई की, देखिए मीडिया ने इसको नहीं दिखाया, देखिए सरकार जो है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या हम कोई और नई बात कोई इसमें कर रहे हैं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये घटनाएं होती रही हैं और अभी होंगी, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भूमिका होनी चाहिए, और वो भूमिका जो डिग्रीधारी लोग हैं उनकी भूमिका होनी चाहिए, और जो समाज में जो समझदार लोग हैं जो अभी हाशिए पे रहते हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नहीं हो रही है। मनीषा पे हम बात कर रहे हैं या जो भी नाम है हम नहीं जानते, ये नाम कोई दिया हुआ है या असल नाम है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो लड़की है वो जिसके साथ ये घटना हुई है हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले, क्या ऐसी घटना नहीं हुई है? क्या ये एक घटना है? हम अगर पुलिस के आंकड़े देखें तो कितनी बच्चियों के साथ, वो भी दलित समुदाय में पैदा होने वाली बच्चियों के साथ, आदिवासी समाज में पैदा होने वाली बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं लगातार और लगातार हो रही हैं। जब हम बात कर रहे हैं तब भी शायद कोई ऐसी घटना को अंजाम दे रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अभी जो बात करना चाह रहे हैं मीडिया शर्मनाक, मीडिया की भूमिका, अरे भाई मीडिया कोई नई बात थोड़ी कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए ना कि कोई एक घटना मुझे बताइए जिसमें कि दलित के साथ अत्याचार हुआ हो और दलित लड़की के साथ कोई ऐसी घटना हुई हो और उसके बाद मीडिया ने बहुत ही सक्रिय होकर कोई उसके पक्ष में पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम किया। आप मुझे तो उल्टे एक घटना बताइए। पूरे भारतीय मीडिया के जितना डेवलपमेंट है, विकास है, उसकी पूरी यात्रा में मैं एक चैलेंज कर रहा हूं और एक सवाल कर रहा हूं कि मुझे एक घटना बताइए जिसमें कि इनिशिएटिव लिया है मीडिया ने। कल मैं लखनऊ में कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था और वो पत्रकारों से जब बात कर रहा था तो मैंने उनसे यही पूछा
कि 14 तारीख की घटना और आपने कब आपने खबर छापी? तो सफाई दे रहे सर हमने तो पुलिस का वर्जन छापा, विक्टिम को छापा। हमने कहा कब छापा? लेकिन अनिल सर अगर मीडिया से तो हम उम्मीद रखते भी नहीं है, अवगोदी मीडिया से तो खासकर हमारी उम्मीदें बची नहीं है, लेकिन हमारे जो बहुजन नेता हैं, जो अम्बेडकराइट पार्टियां हैं, जो हमारे समाज की राजनीति करती हैं, हमने उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं देखी है। हमने उनको भी नहीं देखा कि वो जाके अस्पताल में पीड़ित से मिले हों या परिवार को ढांढस बंधाया हो। तो हमारे नेताओं को भी तो एसी कमरे से निकलना चाहिए। मैं कहता हूं 2 अप्रैल 2018 को आपके संवैधानिक अधिकार पर हमले के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया, भारत बंद का आह्वान किया गया। आप मुझे बताइए कौन नेता आपके पक्ष में था? कौन नेता जो था भारत की राजनीति का, कौन सा ऐसा नेता था जो बोल रहा था कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का हम समर्थन करते हैं इसलिए कि आपके संवैधानिक जो अधिकार हैं उस पर ये आखिरी चोट है? आप बताइए मुझे। आप जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी में जो नेता काम कर रहे हैं, हम नेता का चेहरा देख के बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने जिस पार्टी में वो है, वो पार्टी किस विचारधारा की है? वो पार्टी का इस्तेमाल करने गए हैं या पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है और वो आइडियोलॉजी उनका इस्तेमाल कर रही है? आप ये पाएंगे कि आइडियोलॉजी उनका इस्तेमाल करती है और उनको एक पद दे देती है। और मैं एक प्रसिद्ध लाइन आजकल मैं हर जगह कहता हूं कि पद जो होता है, पद में पावर दिखता है, लेकिन पावरफुल जो होता है वो विचारधारा होती है, वही सस्टेन करता है। आपने एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन भी बना देते एससी एसटी कमीशन का आप हर बार, किसी दलित को ही बनाते हैं। क्या करता है एससी एसटी कमीशन बताइए आप आज तक? अभी तक बताइए कोई रिकॉर्ड पिछली? जी। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बहुजन नेता नहीं बोले। वाल्मीकि नेता जो गए वहां, वो क्या कह रहे हैं कि चलिए आपको सीएम से बात करा देते हैं। आप सोचिए कि कैसे हम लोगों ने एक तरह से पूरी जाति को एक बंधक बना दिया है किसी नेतृत्व, किसी संगठन का। हम अगर अपनी मासेस को अगर रणनीति नहीं सिखाएंगे, पूरी राजनीति का, राजनीति में एक भक्ति सिखाएंगे तो ये अंजाम होगा। भक्ति हम सिखा रहे हैं, भक्ति ये सिखाते हैं कि यही नेता हमारी नेता होंगी। भाई आप उसको एक स्ट्रेटजी सिखाइए, एक रणनीति सिखाइए कि कैसे राजनीति में अपनी ताकत को इस्तेमाल किया जाता है और कैसी अपनी ताकत का सही उपयोग किया जाता है। ये तो हम सिखाते नहीं है, हम ज्यादातर भक्ति सिखाते हैं। जी, एक सवाल मैं लक्ष्मण सर से लेना चाहूंगा। लक्ष्मण सर, हम देख रहे हैं कि लगातार एक पैटर्न दिखाई देता है दलितों पे हिंसा का, उत्पीड़न का, और फिर पुलिस के द्वारा कोई एक्शन ना लेने का। थोड़ा हम हंगामा करते हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन होता है तो वो एक मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये एक मनुवादी पैटर्न जो दिखाई देता है, इसको लेके बहुजन समाज को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बहुजन नेताओं को क्या और पहल करने की जरूरत है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है इसमें। बिल्कुल ठीक बात। अभी अनिल जी जो बात कह रहे थे, मैं उससे सहमत होते हुए उसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। जब इन्होंने कहा कि जितने भी जगहें बनाई गई जहां जातियां सामने दिखती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास हर जाति का एक संगठन होता है, वह उस जाति का वोट बैंक दिलाने का काम करता है। वह पार्टी जब सरकार बनाती है तो सरकारी तंत्र में हर जातियों के लिए अलग अलग खाते बनाए होते हैं। वो ऐसा करते हैं ताकि उनकी लेजिटिमेसी बनी रहे। सारा सिचुएशन हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग अपर कास्ट हेजमनी के हाथ में होता है, लेकिन दिखना चाहिए कि वो सब कुछ डेमोक्रेटिक है, तो हर तरह की नुमाइंदगी वहां पर सुनिश्चित कर दी जाती है। मैं इसे राजनीति की बजाय समाज के स्तर से जोड़कर देखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चूक गए हैं एक ऐसा समाज बनाने में जो अपनी राजनीति को दिशा देता है। समाज बदलता है तो वो बड़े बड़े नेताओं को अर्थ से फर्श पर भी ला देता है, और बड़े बड़े नेताओं को इसी समाज ने नेता बनाया है। हमारी चूक है कि हमने समाज के भीतर एक चेतना अभी तक नहीं फैलाई है।
इसी के नाते वह नेता जानते हैं कि हमारा समाज जाति की गोलबंदी पे वोट देता है, हमारा समाज हिंदू बनकर वोट देता है, तो हमारे नेता हिंदू भी बनने को तैयार होते हैं। हमारा समाज अगर मंदिर के नाम पर वोट देगा तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो फूले, लोहिया और अंबेडकर की बात करती हैं, वो परशुराम मंदिर भी बनवाएंगी, वो ब्राह्मण हित भी करेंगी, वो सारा काम करेंगी। मैं गहराई में जब इसे देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि हमने सामाजिक और सांस्कृतिक काम नहीं किए। इसी के चलते आपका जो सवाल है, हमारा समाज इंडिविजुअली उस घटना को देखता है, तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति का मुंह चुप कराना तो आसान होता है ना। जिसके साथ घटना हुई है, जिस परिवार के ऊपर यह आफत आई है, वह तो न जाने कितनी तरह की मनोवैज्ञानिक मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। उसे चुप कराना, प्रलोभन देकर के, डरा करके किसी भी तरह से किया जा सकता है। मैं इस चिंता से बिल्कुल अपनी सहमति दर्ज कराता हूं कि यह चिंताएं किसी स्थायी बदलाव की दिशा में नहीं जाती। इसीलिए घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। नेताओं को यह पता है कि हमारा समाज घटनाओं का आदी हो चुका है। वह एक घटना होगी, कुछ प्रतिक्रिया करेगा। हम भी, जैसे सच बात यह है कि हम भी तो एक औपचारिकता निभा रहे हैं। हम नहीं अपनी नौकरी छोड़ करके जनता के बीच जाके कोई सोशल मूवमेंट कर रहे हैं। हम अपनी नौकरी सुरक्षित रखते हुए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, तो हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ताकि हम ये महसूस कर सकें कि हमने कुछ कर दिया है। लेकिन असल बात यह है, जो फूले, अंबेडकर, पेरियार का काम था, सड़क पर सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने, वह चूक गया है। घटनाएं भी इसीलिए होती जा रही हैं, और जिन राजनीतिक लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो इन घटनाओं से समाज को बदलने की कोशिश करें, वो समाज नहीं बदल रहे। वो बदली हुई राजनीति में कुर्सी पाने के लिए सब कुछ बेच रहे हैं। तो हम बतौर समाज फेल हैं, हम बतौर प्रोफेसर फेल हैं, हम बतौर नागरिक फेल हैं। इसलिए हमें वाकई पुनरावृत्ति करने की जरूरत है, अपनी सोच की, अपनी रणनीति की, अपनी भाषा की, अपने संवाद की, और एक नई रणनीति के साथ अपने समाज को ठोस रूप से बदलें। वरना न इन घटनाओं को हम रोक पाएंगे, न हम किसी नेताओं को रोक पाएंगे, और लोग ऐसे ही मुआवजा लेकर के चुप हो जाया करेंगे। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है आपसे कि क्या कारण है कि यूपी में सबसे ज्यादा केस इस तरह के देखे जा रहे हैं? जैसे कि एनसीआरबी डेटा भी कह रहा है हमारा 2019 का, अगर हम डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो है केस दर्ज हुए हैं, जिसमें दलित महिलाओं में सबसे ज्यादा है। कुल का 25% से ज्यादा जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जबकि वहां से जो है इतने बड़े नेता उभर के आए हुए हैं, निकले हुए हैं। मायावती हो गई, अखिलेश यादव हो गए, वो बहुजन समाज से ही निकले आए हुए हैं। तो क्या कारण है कि वहीं पर इतने ज्यादा केस हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हो गए या दलितों के खिलाफ हो गए, और जो बोलता है उनको जेल में डाल दिया जाता है? मीना जी, मैं एक चीज का संशोधन करूंगा कि अक्सर हम सामाजिक समस्याओं को केवल राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। राजनीति बहुत छोटी चीज है। बेशक दिखता है कि सपा बसपा की राजनीति उत्तर प्रदेश में फलित हुई, और उसने बेशक इस उत्तर प्रदेश की सामंती संरचना को, जातीय संरचना को, आर्थिक संरचना को बदला भी। लेकिन हम ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से सजग अगर उत्तर प्रदेश है, तो जनसंख्या में ज्यादा होने के साथ साथ पितृसत्तात्मक, जातिवादी और फ्यूडल यानी सामंती समाज आज भी उत्तर प्रदेश का है। यह जो संरचना है समाज की, इसका उपयोग करती हैं ये राजनीतिक दल, चाहे वो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक न्याय के पक्ष हो, चाहे मध्यमार्गी राजनीतिक दल हो। इनमें से कोई स्थायी बदलाव के लिए कोई काम नहीं करता। कितने लोग हैं जो चुनाव के बाद जो सामाजिक संगठनों के साथ, सांस्कृतिक संगठनों के साथ, बौद्धिक संगठनों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जेंडर सेंसिटिविटी के लिए कैडर ट्रेनिंग करते, सोशल जस्टिस की सेंसिटिविटी के लिए कैडर ट्रेनिंग करते। कितने लोग हैं जो सड़क पर उतर रहे, ये नेता। और वाकई राजनीति देखिए समाज की नब्ज टटोलती है। जब उसे पता है ना कि समाज उससे कठिन सवाल नहीं करेगा, मजबूरी में उन्हीं के साथ खड़ा होगा, तो वो उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं, फिर बहुजन से सर्वजन हो जाते हैं, फिर वो राम से कृष्ण मंदिर पर आ जाते हैं। तो मैं एक बतौर प्रोफेसर, बतौर नागरिक, मैं इस बात के जवाब को इस रूप में देखना चाहता हूं कि मेरा फोकस सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो ये सारे नेता उस परिवर्तन के साथ नहीं खड़े होंगे, तो ये उपेक्षित हो जाएंगे। नई राजनीति पैदा होगी, नए लोग सामने आएंगे। लेकिन अगर समाज नहीं बदलेगा तो राजनीति कभी नहीं बदल सकती, और राजनीति केवल इस समाज की सीमाओं का इस्तेमाल करेगी।
यहाँ मेरा आखिरी सवाल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जी। जी। एक लाइन जोड़ना चाहता हूं मैं कि बहुजन समाज को बहुत सारे नेताओं के भरोसे पे भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके ही भरोसे पे बैठे हों कि आप कुछ करेंगे तो उनमें भी हिम्मत आएगी। मेरा यहाँ आप सबसे एक आखिरी सवाल है कि हम सब यहाँ पे मिलके सिर्फ समस्याओं पर बात कर रहे हैं कि यहाँ ये कमी थी, प्रशासन में कमी थी, सरकार में कमी थी, या हमारे समाज में कमी थी। इस समस्या का समाधान क्या है, मैं सबसे एक एक करके पूछना चाहूंगी। अनिल सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इन सब समस्याओं का समाधान क्या है और किस तरह से हम निकल सकते हैं इनसे। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो रहा है। हाँ, अब आने लगी आवाज। जी जी सर। हाँ, इसका समाधान यही है कि संगठित होने, संगठन बने और लोगों को जागरूक करने के लिए एक विचारधारा के स्तर पर जागरूक करने की जरूरत मुझे लगती है। और साथ ही साथ न केवल विचारधारा के स्तर पर जागरूक करने की, बल्कि ये समाज का जो हिस्सा है वो कैसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, आर्थिक रूप से वो उसका आधार विकसित हो, बढ़े उसका आधार, इसकी हमको कोशिश करनी पड़ेगी। और संयोग से ये जरूर मैं ये कहूंगा कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी अभी नहीं है, जो अभी जो ये समस्याएं जो हम अभी जिससे हम गुजर रहे हैं उसको एड्रेस ठीक तरीके से कर सके। मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को इस तरह की समस्या को एड्रेस करने के लिए ऐसी घटनाएं ना हो, हमको अपने स्तर पर संगठन बनाने पड़ेंगे। केवल राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के भरोसे अपने लड़कियों के बीच में, जो लड़कियां हैं उनके बीच में किस तरह से जागरूकता का अभियान चलाया जाए, कैसे उनको संगठित किया जाए, ये बहुत जरूरी है। लड़कियों का कैसे एक संगठन बने, इसकी भी बहुत जरूरत मुझे अब महसूस होती है। जी जी जी, शुक्रिया सर। अब मैं कौशल पवार मैम के पास आना चाहूंगी। मैम, आप एक महिला भी हैं, तो इसमें मैं एक लाइन और ऐड करूंगी अपने सवाल में कि महिला होने के नाते हमें और इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए, किस तरह से हमें इस समस्याओं से निकलना चाहिए। मीना जी, पूरा सवाल आप पूछे तो ज्यादा मैंने ये सवाल किया था कि हम हमेशा समस्याओं पे बात करते हैं कि किसी में क्या कमी है, चाहे महिलाओं में हम कमी दिखाते हैं, कई बार हम सरकार में कमी दिखाते हैं, प्रशासन में कमी दिखाते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या है। अब हम समस्याओं पे बहुत बात हो गई, लेकिन अब हमें समाधान पर बात करने की जरूरत है, और आप एक महिला हैं तो हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं ठोस, अगर इम्प्लीमेंट हो तो, बट मैं सुझाव ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करते तो हम सिर्फ ये ना कर रहे होते। एक तो हर एक लड़की को, खासकर दलित बहुजन समाज की लड़की को फूलन बनने की जरूरत है। भून दो सबको। अगर देश का वो हिस्सा जो न्याय ना दे सके, वो न्यायपालिका जो न्याय ना दे सके, निर्णय देना शुरू कर दे, तो कानून को अपने हाथ में लेने की फिर जरूरत पड़ती है। मुझे कल से फूलन देवी इसलिए ज्यादा याद आ रही थी कि जिस तरीके से उन्होंने बदला लिया, ऐसे बदला लेने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, तमाम राजनीतिक आंदोलन के जो संगठन बने हुए हैं, जो बाहर दिखाई देते हैं संगठन सामाजिक हैं, अंदर खाते सबकी चाकरी करते हैं। एक भी संगठन आप ये बता दीजिए जो बिना राजनीतिक पार्टी के, बिना विचारधारा के हो, एक भी सिंगल बता दीजिए। भारत की राजनीति की और खासकर सामाजिक आंदोलन की विडंबना है कि शुरुआत करते हैं सामाजिक आंदोलन से, परिणति होती है राजनीति। थोड़े दिन उनकी बदमाशी ये होती है कि सामाजिक संगठन का ढोंग करते हैं। हम सब जो बिना राजनीतिक के लोग हैं उनके झांसे में आते हैं, उनके मंचों पर जाके बोलते हैं, उनको फ्रूटफुल करते हैं। बाद में अंदर खाते उनके जो नेता लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो जाकर सरकारों के आगे तलवे चाटते हैं। इसलिए सामाजिक संगठन बनना अपने आप में ही बेईमानी है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो सामाजिक संगठनों के माध्यम से
ये सोचते हैं कि सामाजिक आंदोलन के लिए वो क्रांतिकारी बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का कम से कम सामाजिक जितने भी, हर घर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और माफ कीजिएगा, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो समुदाय है वाल्मीकि समुदाय, इसके तो हर घर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो है संगठन। कोई धार्मिक आस्था कोई चल कर लेके चल रहा है, कोई ज्यादातर तो धार्मिक आस्था कोई लेके चल रहे हैं, या फिर सीधे राजनीतिक। हम सब जानते हैं कि जो जिस तरीके से हायरार्की सिस्टम है पूरी के पूरी सोसाइटी का, जो डेफिकेशन बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें जिस तरीके से स्तरीकरण है समाज का, उस स्तरीकरण में ये जो समुदाय आता है, इसके तो घर घर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो तमाम तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए संगठन का मतलब ही है इकट्ठे होना। कोई जरूरी नहीं उसमें मैं प्रेसिडेंट बनूं या लक्ष्मण सेक्रेटरी बने। याद करिए आप, जो आंदोलन हुआ था SC ST एट्रोसिटी एक्ट को लेके, कौन सा सामाजिक संगठन उसमें आया था? अनिल सर ने बीच में एक बात की, उनकी एक बात से मैं सहमत थी, वो ये कि दलितों के संगठनों को या आंदोलन को नेताओं के भरोसे चलाने की जरूरत ही नहीं है। हम सब जानते हैं राजनीतिक नेताओं का क्या चरित्र है। और सुमित ने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है राजनीतिक नेता ही यही सोचे बैठे हुए हो कि ये लोग क्या करते हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, नेता तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये लोग कब सड़कों पर उतरेंगे, और जैसे ही सड़कों पर उतरते हैं तब उनके बयान आते हैं। आप देख लीजिए, कल रामदास अठावले का बयान आ रहा था और इसका फायदा वो पूरा उठा लेते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो खुद आपके भरोसे ही बैठे हुए हैं कि आप लोग कुछ करेंगे तो वो आगे कुछ, फिर उनके जो उनके वो है ना, क्या बोलेंगे, खराब भाषा में कहूँ कि उनके जो परोपकार पैरोदार जो बने हुए हैं, वो फिर उनको छोड़ते हैं कि जाइए आप बात करिए, क्योंकि संभालना तो आखिर उनको ही होता है ना। मेरा दूसरा सुझाव ये है, नहीं आप अगर आप नहीं सुनना चाह रही तो मैं बंद कर देती। नहीं सर, मुझे लगा ना, बीच में मत टोकिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी। तीसरा सुझाव मेरा ये है, खासकर मनीषा के मामले में, भले ही योगी सरकार ने 25 लाख का ऐलान कर दिया हो, एक मकान का दिया हो और एक नौकरी का दिया हो, इस आंदोलन को और जिस तरीके से जो डर है, इस डर को सही साबित करने के लिए लगातार सड़कों पर उतरने की जरूरत है, लगातार सोशल मीडिया को बनाने की जरूरत है। अगर आपको निर्भया की तरह मनीषा के लिए भी इंसाफ चाहिए तो ये तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप इस तरीके के आंदोलन ही आखिर रास्ता है आपके पास, जो सरकार का डर भी है। सरकार सिर्फ एक ही चीज से डरती है, वो ये देखती है कि कितना चावल अभी पतीले में गले हैं या नहीं गले हैं। वो चाहे एट्रोसिटी का मामला हो, चाहे आपके रोस्टर का मामला हो, तमाम तरीके के आपके सामने आ रहे हैं। रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे जिस तरीके से स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप अपने आधार पे इम्प्लीमेंट करिए, तो वो चेक एंड बैलेंस करती है कि समाज कितना जागरूक हुआ है, कितना उतरेगा। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि तमाम जितने भी सफाई कर्मचारियों के संगठन हैं, जितने भी स्वच्छकर समाज के संगठन हैं, जितने भी बहुजन आंदोलन के संगठन है, जो एक तरह से सरकार के कार्य क्षेत्रों को ठप कर सके, उनको पूरी तरह से ठप करने की जरूरत है। अगर वाल्मीकि अपनी मूंछों में ताव दे के सड़क पर घूमने की औकात दिखा रहा है ना, तो आज उनको सच में सड़क पे उतरने की जरूरत है। करिए बंद, पूरे भारत में बंद करिए। 3 दिन भी अगर आप बंद कर दे पूरी तरह से इस लॉकडाउन में भी 3 दिन से अगर आप सिर्फ 3 दिन के लिए अगर आप भारत को बंद कर दे, सफाई कर्मचारी सारे साफ सफाई का काम बंद कर दे, भारत में बदबू मारेगी। और ये सरकार न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेकर जाने का जो घोषणा कर दिया, SIT टीम गठित करिए, उनके नाक में दम हो जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव उनके सिर के ऊपर है। और वो जानते हैं कि वाल्मीकि समाज किस तरीके से उनको जो सोसाइटी की जो हायरार्की सिस्टम बना हुआ है, जो सबसे कमजोर कड़ी जो उनको अलाइंस कर रही है कहीं ना कहीं से, डायरेक्ट हो या अनडायरेक्ट हो, अगर वो इनसे पीछे छूट जाता है वो वोट बैंक, तो इनके लिए बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। लेकिन मेरा सुझाव यहाँ पर यह है कि अगर दम है आपके पास तो कोई और मनीषा ना आए, कोई और बलरामपुर की घटना ना हो। इस मुद्दे को तब तक छोड़ने की जरूरत नहीं है जब तक आपको न्याय ना मिले। निर्णय तो आ चुका, लेटर लिखित में आ गया आपके पास। दूसरी चीज, SIT गठित हो चुकी है, वो बता देगी। तीसरा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल चुका है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। चौथा, आपको मैं और बता दूं आने वाले दिनों में कि उसके माँ बाप खुद ही कैमरे के सामने आके ये कह देंगे कि मुझे हमें जरूरत नहीं है, हमारी बेटी जा चुकी है। ठीक है, लेकिन आप एक
जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किस तरीके से उस मूवमेंट को पूरे आगे तक ले जाए ताकि वो फांसी के फंदे तक पहुंच जाए, निर्भया की तरह इंसाफ मिले, ताकि और कांड ना हो। बेसिकली इसमें मैं बिल्कुल एकदम बायस होकर बात कर रही हूँ और मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मैं बायस हूँ। वो इसलिए क्योंकि निर्भया का मामला और मनीषा को और या जो कल बलरामपुर की घटना बिल्कुल एकदम दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। केवल स्त्री के ऊपर तो, स्त्री की अस्मिता के ऊपर तो प्रहार है ही, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के एक कारण जो है वो है दलित की अपनी पहचान। अगर आपको निर्भया के न्याय को तोलना है और इनके न्याय को बराबर में लेकर आने हैं तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको वो प्रगतिशील संगठन, वो महिलाओं के संगठन, वो चीख चीख के चिल्लाने वाले लोग इसके ऊपर चुप्पी साधे रहेंगे। तो आपको और ज्यादा ताकत से तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम लड़कियों से, महिलाओं से, एक महिला होने के नाते भी इसको लेकर जाने की जरूरत है। अगर आप और निर्भया नहीं चाहते तो अगले दिन अदरवाइज हमारा नंबर आएगा। आज हम अगर चुप बैठेंगे तो हमारा आएगा, क्योंकि इससे शय मिलती है। और शय इसलिए मिलती है, मैंने कहा ना कि चावल पका हुआ है या नहीं, अगर वो पक चुका है तो वो पीछे हटेंगे। अगर उनको ये लगता है कि अभी इनमें दम नहीं है तो दूसरा ये कांड हुआ अभी और होगा। जैसे जैसे पूरा एक दहशत का जो माहौल होगा उसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, ना कि उसमें कमी आएगी। मेरा लास्ट सवाल सिर्फ इतना ही है कि मेन स्ट्रीम का मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि और तमाम जो 131 सांसद बैठे हुए हैं वो आपके किसी काम के नहीं है। आपको अपनी ताकत खुद बनना पड़ेगा। इस मुद्दे पर अगर आपको वाकई इसको मुहिम की तरह चलाना है तो ये केवल वाल्मीकि समाज का मुद्दा नहीं है, ये केवल यादव समाज का मुद्दा नहीं है, ये केवल बहुजन समाज का मुद्दा नहीं है, बल्कि तमाम वो लोग जो वंचित रहे हैं सदियों से, जिन्होंने आज सिर उठा के चलना सीखा है। बेसिकली ये सिर को कुचलने का प्रयास है, और सिर को कुचलने का प्रयास सबसे बड़ा कारगर कहाँ होता है? एक कमजोर कड़ी, क्योंकि उसके साथ स्त्रीत्व जुड़ा हुआ है। अगर किसी पुरुष को अहम को ठेस पहुंचानी हो तो पुरुष का सिर भी काटता हो, महिला के ऊपर जाके प्रहार करता है। तो ये मेरे सुझाव हैं, और इसमें विडंबना ये है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारी चाकरी अपने सामाजिक संगठनों के प्रति बहुत ज्यादा है। मैं बस तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि कम से कम साझे एक इशू के माध्यम से ही सही रहिए आप अपने अपने सामाजिक संगठनों में, रहिए आप अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों में। लेकिन अगर आज ये मुद्दा इस तरीके से जो मतलब क्रूरतम सीमा है कि जीभ काट दी गई ताकि वो बयान ना दे पाए, और होना भी कुछ नहीं था। वो तो अलग बात है कि उसको वो होश आया और उसने बयान दे दिया, अदरवाइज तो एविडेंस था उनके पास तो कि तो केवल मारपीट का मामला था और इस पे एट्रोसिटी एक्ट लगा तो बस बात खत्म। वो तो अलग बात है कि वो लड़की बेहोश होश में आई और उसने बयान दिया है 3 लोगों के खिलाफ। अदरवाइज तो आप देखिए ना, सवर्ण परिषद जिस तरीके से उनके पक्ष में उतर के आई, और तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे आज ये कह रहे हैं कि आप तो फांसी की बात कर रहे हैं, हाथ तो लगा के देखो ये कहाँ से आती है अश्व शक्ति, ये आ कहाँ से रही है? इसी पर प्रहार करने की जरूरत है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, कैश में थोड़ा मैंने हॉट टॉप कोई नहीं। जी जी, शुक्रिया मैम। बिल्कुल, ये हम सबको लिए एक बहुत इमोशनल मामला है, बहुत ही इमोशनली हम लोग इसको पूरा फील कर पा रहे हैं। और जो स्वच्छकार समाज है वो सबसे पायदान में नीचे की तरफ है। बहुत कम लोग, आप जैसे लोग, उस समाज से निकल के एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच पाते हैं। तो जो वो पीड़ित थी उसके भी सपने होंगे कि वो भी कहीं आगे चल के कुछ करे और इस सपने आपको आगे लेके जाए। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, मुझे सिर्फ 1 मिनट और चाहिए, अगर आप लोग इजाजत देंगे। जरूर। मैं माफी चाहूंगी कि मैं टाइम ले रही हूँ। मैं हालांकि मुझे नहीं पता ये बात किसी को खरी लग सकती है या विरोध में आ सकती है, बट एक एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए टीचर पढ़ाते हैं समाज में, सब कुछ देख रहे हैं। मेरा सिर्फ सुझाव ये है कि जिस तरीके से जो खाई बढ़ती जा रही है दलितों के अंदर, और उस खाई को पाटने की बजाय उसको दूसरे तरीके से जो भरा जा रहा है, अगर इस मुद्दे पर आप इस समुदाय के साथ खड़े नहीं हुए तो ये समुदाय अगर कहीं और जाता है तो शायद इसका दोष कम होगा। मैं माफी मांगती हूँ इसके लिए, मैंने पहले बोल दिया। लेकिन जिस तरीके से दलितों के बीच में भी जो एक हायरार्की सिस्टम डेवलप होता जा रहा है, आप कह सकते हैं कि यही आरएसएस भी बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ यही कहते हैं लोग, आप कह सकते हैं, बिल्कुल मुझे वो स्वीकार होगा। लेकिन जो समाज में मैं देख रही हूँ एक एक्टिविस्ट होने के नाते, जिस तरीके से जो एक
दुराव है इस जाति के साथ, जो दलितों के अंदर भी जो दुराव है इस जाति के साथ, अगर इस संवेदनशील मुद्दे पे अगर सबका साथ उनको आता हुआ दिखाई देगा तो वो सच में ही आपके फॉलोवर होंगे। क्यों? क्योंकि वो अकेले नजर आ रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो एकाध वहां से निकल के बोलते हैं तो हम अपने आप को अकेला पाते हैं। मैं इसलिए ये बता सकती हूँ, तमाम मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी यहाँ करेंगे और तमाम लोग भी, मेरे साथ जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एट्रोसिटी का केस हुआ, सिंगल एक टीचर मेरे सामने नहीं आया था। आज जब मैं किसी भी मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के नहीं बोलती तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं, लेकिन मैं तो भाई परमानेंट थी। कौन आया था मेरे साथ? इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के माध्यम से लेटर लिखवा लिया था मेरे खिलाफ। अब सोच के देखिए, कैसे मैं मान लूं कि मेरे साथ लोग खड़े हैं, कैसे मैं आगे आके भिड़ जाऊं? मैं जानती हूँ कि ना मेरे पास सामाजिक संगठन जो मुझे बचा सके, ना मेरे पास लोग मेरी कम्युनिटी के, क्योंकि हायरार्की सिस्टम के माध्यम से और तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विश्लेषण के माध्यम से नीचे के पायदान पे है, जहाँ कोई भी खड़ा नहीं होता। और तीसरी चीज, सबसे ज्यादा धार्मिकता, जो मुझे उनको बिल्कुल एकदम उनसे दूर करती है। हम तो सारी तरह से मारे जाएं। अगर इस तरीके से होगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आज बोल पा रही हूँ और मुझे कल को ये लगे कि मैं तो अकेली हूँ, तो मैं कैसे बोल पाऊंगी? अब जवाब दीजिए मुझे, कैसे मैं बोल पाऊंगी? जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे साथ स्टाफ रूम में जिस तरीके से एट्रोसिटी हुई थी और मैं एसटी कमीशन तक पहुंची थी, तब मैं अकेली थी। कोई भी सामाजिक संगठन मेरे साथ नहीं था, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी मेरे साथ नहीं था। एक दो लोग, हंसराज सुमन वगैरह को छोड़ के, बस कोई खड़ा था तो हंसराज सुमन और एक दो लोग तो और थे। अदरवाइज सारा प्रगतिशील आंदोलन, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि, जो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कोई सी भी किसी भी पार्टी के हो, सारे के सारे तमाशा देख रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं ना तो किसी संगठन में काम करती और ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी में काम करती। इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे को इस तरीके से साइकोलॉजी ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, और स्पेशली बिलोंग दैट कैटेगरी, दैट आई बिलोंग टू दैट मैनुअल स्पेंजर फैमिली, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये समाज उनके घरों में साफ सफाई का काम बंद करेगा, बंद कर। इवन दलित भी, बहुजन भी, माफ कीजिएगा मैं बिल्कुल एकदम अंदर से बात कर रही हूँ, कोई भी नहीं चाहता। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, अगर एक इमोशनली एक सहारा मिलता है, एक न्याय आता हुआ दिखाई देता है, तो एक मन में विश्वास पैदा होता है कि आगे बढ़ के लड़ा जा सकता है। बहुत बहुत जी, और इसी भरोसे को जगाने की हम लोगों को जरूरत है कि हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं, मैं अपने सब बहुजन समाज की अलग अलग जातियों को एक परिवार के तौर पे देखता हूं कि अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, आप उसको अकेला ना छोड़ें, कम से कम इस मोड़ पे तो ना छोड़ें जब इतनी त्रासदी के समय से हम गुजर रहे हैं। और वाल्मीकि समुदाय बहुत एकदम मुझे लगता है कि पायदान पे सबसे नीचे है, तो उनको तो बिल्कुल अकेला ना छोड़े, वरना डेफिनेटली वो हमसे और कटेंगे और हम एक साथ मिलकर इस बहुजन आंदोलन को आगे नहीं ले जाना पाएंगे। लक्ष्मण सर, इसी पॉइंट पे आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद हम इस चर्चा को रैप अप करेंगे। आप आखिरी पॉइंट इस पे मुझे लगता है कि कौशल जी ने जिस जगह पर बात छोड़ी है उसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, न मैं कहना चाहता हूँ। बस वो जो जिस भावना के साथ, जिस पीड़ा के साथ, और उस भावना और पीड़ा के पीछे एक आत्मीयता जो थी कि संघर्ष की बात जो कर रही थी, एकजुटता की बात कर रही थी, मैं उसमें पूरी सहमति दर्ज करता हूँ। और पूरे बहुजन समाज से, और मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ तो मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस बात को समझिए कि हमारी एकजुटता की कितनी बड़ी जरूरत है। ऐसी ही खाई पिछड़े वर्ग में है और बहुत भयानक है। अगर हम खाइयों में बैठते रहे तो अकेले अकेले यूं ही मारे जाएंगे और फिर कोई बचेगा नहीं, किसी भी तरह से कुछ बचेगा नहीं जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप पाएंगे। तो कौशल जी ने जो आह्वान किया है, जो भावना व्यक्त की है, मैं पूरी सहमति दर्ज करता हूँ और यही इस बात को पूरा करता हूँ कि आगे जी, इस चर्चा से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इसको सुन रहे होंगे वो सीखेंगे और निश्चित तौर पे अपनी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हम एक सामाजिक तौर पे कुछ आंदोलन इस तरह का करने में सक्षम हो पाएंगे। आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत ही सार्थक पॉइंट आपने रखे, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।
और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इन मुद्दों पर फिर से जुड़ने की नौबत ही ना आए, वो मौका ही ना आए कि हमें ऐसे मुद्दे पर जुड़ना पड़े, हम दूसरी चीजों पर डिस्कस करें। हम खुद इससे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, सोते हुए भी यही खबर, उठते हुए भी यही खबर, लगातार हम इस तरह से परेशान होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर कौशल पवार, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अनिल सर भी हमारे साथ में थे, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया, जय भीम, जय भीम।